ठीक है, देखो कल के बाद आगे के जो क्वेश्चंस थे, देखो कल के बाद के आगे जो क्वेश्चंस थे वो ये सारे हैं। आज एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चंस हम लोग बनाए हुए थे क्वेश्चन पिछले वाले क्लासेस में, उसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस आज बनाने हैं। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 16 तक आज कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए। ये थोड़े से, हाँ, ये आर.डी. शर्मा का ही बुक का क्वेश्चन है, लेकिन ये ओल्ड आर.डी. शर्मा का है। न्यू वाले देखोगे तो यही क्वेश्चन उसमें भी मिलेगा नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें यही वाले मिलेंगे, बट जैसे ये मॉर्निंग वॉक वाला क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा सा नंबर को चेंज करके दिया हुआ है और एक दो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट दिए हुए हैं। ठीक, तो उसको भी हम लोग साथ में उसको भी कर लेंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर न्यू आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, बुक में तो दिया ही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब क्वेश्चन कितने लोगों के समझ में आया हुआ है? अब जितने लोगों के समझ में क्वेश्चन नहीं है, पहले क्वेश्चन समझो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझते हैं। इसमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, मतलब कि कोई सा एक नंबर ऐसा है जिसमें कि हम लोग 17 को इंक्रीज करेंगे, मतलब 17 उसमें पहले क्या करना है? प्लस करना है। तो 17 इंक्रीज करने के बाद वो जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा किससे? 520 और 468, ये दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? तब के केस में अगर कोई सा नंबर 520 और 468 ये दोनों से अगर डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर होगा इनके एलसीएम नंबर से भी क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? इसमें एलसीएम निकालेंगे 520 और 468 का। तो इसमें से पहला स्टेप हो जाएगा एलसीएम ऑफ 520 एंड 468। इसका एलसीएम निकालने के बाद आएगा कितना? ये 4680। ठीक, 4680। इसका एलसीएम निकालने के बाद आया है कितना? 4680। तो 4680 इनके एलसीएम निकालने के बाद अगर आया हुआ है, तो ये जो नंबर है ये नंबर ये दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है? क्योंकि इन्हीं का एलसीएम है, और एलसीएम है मतलब कि 4680 जो है ये इसके टेबल में भी आ जाएगा 10 और इसके टेबल में भी आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो इसका मतलब 4680 जो है ये इन दोनों के ही टेबल में आ रहा है। तो वो जो नंबर है वो इन दोनों ही नंबर से क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल है। और हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा नंबर जिसमें हम लोग 17 ऐड करेंगे तब जाकर के ये नंबर बनना चाहिए, मतलब वो नंबर बनना चाहिए जो इन दोनों से क्या हो? डिविजिबल हो। क्लियर हुआ? वो नंबर कब बनना चाहिए? जब उसमें 17 ऐड करें। तो इसका मतलब इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे? 4680 में से 17 माइनस कर देंगे। 4680 माइनस 70 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? ये 4663। ये हो जाएगा तुम्हारा वो नंबर जिसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे? 17। तो क्या बनेगा? 4680। और ये जो नंबर आएगा ये क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल है 520 और 468 से। इसका मतलब हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4663। क्लियर? यहां तक समझने में किसको डाउट हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे उतरते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन किसका किसका बन गया? समझो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है पहले देखो इधर। इसमें बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32।
रिस्पेक्टिवली। अब समझो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है इसमें 8 रिमाइंडर बचेगा जब किससे डिवाइड देंगे, 28 से डिवाइड देंगे उस नंबर को, और 12 रिमाइंडर बचेगा जब उसी नंबर को किससे डिवाइड देंगे, 32 से रिमाइंडर 32 से डिवाइड देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही आएगा, सबसे पहला तुम लोग उसको क्या करोगे, जितना रिमाइंडर बच रहा है, जिस नंबर से डिवाइड देने के बाद जितना रिमाइंडर बच रहा है उनका पहले डिफरेंस निकाल लो। तो ये जब डिफरेंस निकाल लोगे तो ऐसे जितने भी पेयर्स दिए हुए रहेंगे सभी का डिफरेंस सेम आएगा। फॉर एग्जांपल समझो, जब 12 से डिवाइड दे रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, सॉरी 28 से डिवाइड दे रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 8। जब 32 से डिवाइड दे रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 12। दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, मतलब सबट्रैक्ट करेंगे, तो 28 में से 8 गया तो 20 और 32 में से 12 गया तो 20। ये वाले क्वेश्चन में कितने पेयर्स दिए हुए हैं, 2 पेयर्स दिए हुए हैं। ऐसे तुमको 3 नंबर्स का भी पेयर दे देगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लीव्स रिमाइंडर 8, 12 एंड एक और नंबर दे दिया, और इधर व्हेन डिवाइडेड बाय 28, 32 एंड एक और नंबर दे दिया, तो कितने नंबर के पेयर हो जाएंगे, वो 3 के पेयर हो जाएंगे। तब के केस में भी जब तीसरे का भी पेयर का डिफरेंस निकालोगे तो ये कितना आएगा, 20 ही आएगा। ये इस क्वेश्चन का पैटर्न है। कोई डाउट इतने में? तो ये क्वेश्चन जहां पे भी दिखा समझ जाना कि जब पेयर्स का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो सभी पेयर्स के जो डिफरेंस होंगे वो क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले। अब देखो इधर, अगर जैसे क्वेश्चन में बोलता है कि किसी नंबर में कुछ हम लोग को इंक्रीज कर रहा है तब जाकर के वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है गिवन नंबर से। तो अगर इंक्रीज करना पड़ रहा है उसमें, तो जब हम लोग उसका एलसीएम निकाल लेंगे तो उसमें क्या करोगे, उसको इंक्रीज करके हम लोग वो एलसीएम निकाले है ना, इसका मतलब उसको क्या करोगे, उससे फिर डिक्रीज करोगे फाइनल आंसर निकालने के लिए, पहले प्लस किए हुए हो। समझ में आया? इंक्रीज नंबर आ रहा है तुम्हारा, अब उसमें से क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे रिमाइंडर अगर बच गया है बोल रहा है, तब के केस में कुछ चीज एक्स्ट्रा हो गया है उसमें, तो जो चीज अगर एक्स्ट्रा हो गया उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तब के केस में उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन समझो, अगर बोल रहा है कि किसी नंबर में कुछ डिक्रीज कर रहा है, किसी नंबर में कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इंक्रीज करने पे कितना 17, तो उसमें जो फाइनल आंसर आया हुआ था उसमें क्या किए हुए थे, 17 को माइनस किए हुए थे। वही इंक्रीज के जगह पे वहां पे अगर रहता डिक्रीज करने पे 17, तब के केस में जो एलसीएम नंबर आता उसमें हम लोग क्या करते, 17 को ऐड करते उसमें। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया तो क्या करना है। क्लियर? तो अब जैसे समझो 28 में से 8 माइनस किया तो ये आ गया 20, 32 में से 12 माइनस किया तो ये आ गया 20। अब नेक्स्ट स्टेप में करोगे क्या, एलसीएम ऑफ 28 और 32, 28 और 32 जितने भी मेथड्स पढ़े हुए हैं उनमें से किसी भी मेथड से इसको निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा 224। ठीक? तो 224 जो है ये वो नंबर है, 224 वो नंबर है जो कि 28 और 32 दोनों के टेबल में आ जाएगा। मतलब कि 28 और 32 दोनों से ही वो क्या है, डिविजिबल है। क्लियर? इसका मतलब रिमाइंडर कुछ भी बचेगा नहीं। अब रिमाइंडर को हम लोग को उसमें बचाना है, तब के केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 224 में से ये जो डिफरेंस आया हुआ था इसको क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। क्या आ जाएगा यहाँ से 4, 0 और ये 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 204 फाइनल आंसर। क्या चीज, किसमें प्लस करेंगे और हाँ नहीं, माइनस किया ना सीधा, तो 224 में से सीधा 20 माइनस करेगा तो 204 में आएगा, प्लस नहीं करना है। रिमाइंडर बच गया है तो रिमाइंडर को उसमें से क्या करो, हटाओ। ठीक? कुछ चीज इंक्रीज करने के बाद आया है तो उसको क्या करो, जो इंक्रीज करके लाया गया है उसको डिक्रीज कर दो, उतना ही। और कोई सा चीज अगर डिक्रीज करके आंसर लाया गया है या एलसीएम लाया गया है तो उसमें फाइनल आंसर आने के बाद उसको इंक्रीज कर दो या फिर उसको ऐड कर दो। किसमें का सॉल्व कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे यहीं पे। बोल नंबर बोल। वेट, क्वेश्चन नंबर 9, किसी को डाउट? क्लियर हो गया पूरा? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 में एलसीएम निकाल देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 520 और 468 520 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 6 जा 12 और ये 0। फिर 2 से फिर जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 3 जा और 0 जा। ये आएगा आप 13 के टेबल पे 13 9 जा 13 10 जा। फिर इसको चाहो तो कर सकते हो, या फिर ये दोनों को प्राइम नंबर से इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, या फिर इसको फैक्टराइज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट, क्योंकि ये 9 और 10 इनका और एलसीएम 90 ही आना है, मतलब दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 90 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर 117 4 जा और ये एक 0 लगा, मल्टीप्लाई गलत की है, मैं बिना देखे बता रहा हूं। कहां पे मिस्टेक किया, नहीं पकड़ाया? मैं बोला ना मल्टीप्लाई में मिस्टेक की हुई है बिना देखे। अच्छा चलो 10th नंबर क्वेश्चन को समझा देते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन समझा देते हैं, एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर्स ऑफ 7 इन ईच केस। मतलब सारे केसेस में रिमाइंडर कितना बचेगा बोल रहा है, 7 बचेगा बोल रहा है। सबसे सिंपल क्वेश्चन, सीधा निकालो एलसीएम और 7 रिमाइंडर बच रहा है, हटा दो 7। चलो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फिर से देख लो। देखो बोल रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। तो सबसे पहले तुमको करना क्या है, 35 56 और 91 तीनों के पहले एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम 35 56 91 कितना है एलसीएम? तो कितने, मत निकालो समझिए तो प्रॉब्लम है, एलसीएम नहीं निकाला। 91 बस निकाल, ऑप्शन सुन ले। 91 का एलसीएम 91 अकेले का नहीं निकलता, 91 का फैक्टराइज करना सिखा दो बोल। हाँ तो 91 जो है वो 2 से लेके 11 तक के किसी के भी जितने भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हुए हैं उसके टेबल में नहीं आता, या उसके डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आता। तब मैं क्या बोला था कि 7 से फिर स्टार्ट करना, जो प्राइम नंबर है वहां से बनाना चालू करना है। तो बाकी प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देख चुके थे, सिर्फ 7 का बचा हुआ था, तो 7 से उसको सीधा डिवाइड दे। तो 91 अगर यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड देने नहीं आता तो 91 ये बाहर में लिख लिए, 2 यहाँ लिख लिए, सॉरी 7 यहाँ लिख लिए, 1 जा, तुझे पता है यहाँ पे 13 आ गया तो यहाँ से आ गया ये 13 91 13 7 जा, या 7 से देगा तो 7 9 13 जा, उतना ही है। पता नहीं कैसे से याद है, तेरी जिंदगी में बहुत दुख है। देखो तो बता तो रहा हूँ, देखो इसका एलसीएम ठीक है, देखो 56 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 ठीक। हाँ और ये 35 का 35 की था ना। हाँ उसका हो गया 5 इंटू 7 और इसका 7 इंटू 3 तब मुझे लगा था। तब अब 7 तीनों में है। अच्छा हाँ कॉमन निकालना, तो 7 को एक बार लेना है, वही मैं देख नहीं पाया था। बोल रहा हूँ ना तेरी जिंदगी में बहुत दुख है बाबू। एक सब बना लेता लेकिन अब इतने दुख के साथ पढ़ेगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। चलो समझो समझो, इधर समझो। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 इधर ध्यान से समझो। अब ये बोला गया था, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझो। जब पहले वाले क्लास में बताया गया था कि एलसीएम और एचसीएफ के जो वर्ड्स लिखाए गए थे, तो मैं बोला था कि जनरली यही वर्ड्स यूज होते हैं, सभी मैं नहीं बोला था, इन जनरल ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं बोला था। तो लीस्ट वर्ड अगर कहीं पे मिलता है तो हम लोग को निकालना क्या रहता है, देखे थे एलसीएम
बट ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, यहाँ पे फाइंड द लीस्ट पॉसिबल, यहाँ पे भी लीस्ट वर्ड दिख रहा है, बट यहाँ पे हमको निकालना है HCF। ठीक, तो समझो हर बार वर्ड्स पे ही अगर डिपेंडेंट रहोगे तो ऐसे क्वेश्चंस में तुमको मिलेगा धोखा। तो इस वजह से क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट समझो और तब जाकर के उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसमें मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहला सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर सेंटीमीटर दोनों को ही चेंज कर लो किसमें, सेंटीमीटर में। तो हो क्या जाएगा ये 1872 सेंटीमीटर और 1320 सेंटीमीटर। क्लियर? वो जो है वो कोर्ट यार्ड का क्या है, डायमेंशन है, मतलब लेंथ और विड्थ है। क्लियर इतना? अब समझो, अगर ये लेंथ और विड्थ है और उसमें तुमको क्या लगाना है, टाइल्स लगाने हैं, तो टाइल्स का सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, उसका एरिया कितना है ये निकालना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो जो लेंथ और विड्थ आया हुआ है उसका पहले निकाल लो तुम क्या, HCF। उसका पहले क्या निकालना है, HCF। जब HCF निकाल लोगे तो जो टाइल्स है, टाइल्स कौन सा शेप का है, स्क्वायर शेप का है। इसका मतलब उसके एक साइड का अगर पता चलेगा तो उसका एरिया कितना होगा ये पता चल जाएगा। ठीक, तो HCF जो उसका निकालोगे दोनों नंबर्स का, वो क्या हो जाएगा, टाइल्स का एक साइड। तो टाइल्स का क्या हो जाएगा, एक साइड। अब टाइल्स का एक साइड मिल गया, टाइल्स का एक साइड मिलने के बाद अब टाइल्स का क्या निकाल लोगे, एरिया। कोर्ट यार्ड का क्या दिया हुआ है, डायमेंशंस दिए हुए हैं, उसका भी क्या निकाल लोगे, एरिया। दोनों को जब डिवाइड दे दोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएगा। HCF जो होगा वो टाइल्स का एक साइड होगा, स्क्वायर शेप टाइल्स का एक साइड होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब उसका लेंथ, कोर्ट यार्ड का लेंथ कितना दिया हुआ है, L इज इक्वल्स टू 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। इसको मीटर सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट कर दोगे कितना आएगा, 1872 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ब्रॉड, ब्रेथ इसका कितना दिया हुआ है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ये जिस रूम में बैठे हुए हो ये भी एक रेक्टेंगुलर रूम ही है। क्लियर? तो इसमें जो नीचे में ये जो टाइल्स बिछे हुए हैं, नीचे में ये जो टाइल्स बिछे हुए हैं, ऐसे ही टाइल्स इसमें बिछाने हैं। क्लियर? अब टाइल्स जो है वो स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर शेप में है तो इसके लेंथ और ब्रेथ दोनों को ये तभी कवर कर पाएगा जब उसका एक साइड जो होगा, जब उसका क्या एक साइड जो होगा वो दोनों ही नंबर को क्या करे, डिवाइड दे। मतलब उसके लेंथ को भी डिवाइड दे और उसके ब्रेथ को भी डिवाइड दे। जैसे इधर समझो, छोटा सा एग्जांपल अगर लेकर के चलें तो इधर देखो, इसका मान लो ब्रेथ है 6 मीटर का, इसका ब्रेथ कितने का है, 6 मीटर का, और इसका लेंथ मान करके चलते हैं 10 मीटर का है। ब्रेथ कितने का है, 6 मीटर का, और लेंथ कितने का है, 10 मीटर का। अब मेरे को इसमें टाइल्स बिछाने हैं। अब टाइल्स जो बिछाएंगे उसमें काटना फिटना उसको नहीं है, टाइल्स को तोड़ना नहीं है। क्लियर? तब के केस में अब समझो, टाइल्स का लेंथ और ब्रेथ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेंथ जितने का लेना है उतने का ही क्या लेना है, ब्रेथ लेना है, क्योंकि टाइल्स जो है वो कौन से शेप में है, स्क्वायर शेप में है। क्लियर? तो जब टाइल्स को हम लोग इधर बिछाएंगे तो जितने जो टाइल्स रहेगा वो इधर भी क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए। होल मतलब कि पूरा का पूरा टाइल्स बिछा हुआ रहना चाहिए।
तो इस साइड में अगर मैं 1 मीटर वाले टाइल्स अगर लेना यूज करूं, इसमें अगर यहाँ पे 1 मीटर ऐसे लिए, फिर 1 मीटर लिए, फिर 1 मीटर लिए, तो ये कितना मीटर हो जाएगा टोटल? 6 मीटर में टोटल कितने टाइल्स हो जाएंगे? 6 टाइल्स हो जाएंगे। ठीक, वहीं अगर टाइल्स को इधर अगर 1 मीटर का ही लेकर के बिछाना चालू करें तो इस साइड में कितने टोटल टाइल्स आ जाएंगे? 10 टाइल्स आ जाएंगे, 10 आ जाएगा ना। क्लियर? तो 1 जो है वो छोटा नंबर है। अब उससे थोड़े से बड़े साइज का हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं, मतलब कि उससे थोड़े से बड़े साइज के टाइल्स लेकर के देखते हैं जो क्या हो, दोनों ही साइड में फिट बैठ जाए। तो अब 1 मीटर को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखो, तो 1 मीटर की जगह पे अगर हम लोग कितना लेकर के चलेंगे? 2 मीटर लेकर के चलेंगे। तो 2 मीटर का इसका ये हो गया लेंथ, और ये हो जाएगा इसका ब्रेथ। तो 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर ब्रेथ का अगर टाइल्स लेकर के चलेंगे तो ये विड्थ में इसके कितने टाइल्स आ रहे हैं? 3। और 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर विड्थ का ही अगर हम लोग टाइल्स लेकर के चलेंगे तो इसके लेंथ में, रेक्टेंगुलर रूम के लेंथ में टोटल कितने आ जाएंगे? 5। वन, 2, 3, 4, ये इधर टोटल 5 और इस डायरेक्शन में टोटल कितने? 3। अब समझो टाइल्स का जो साइड है उसको थोड़ा सा और बढ़ा करके देख लो। तो टाइल्स का साइज अगर हम लोग और बढ़ाते हैं तो टाइल्स का साइज 3 मीटर अभी उसका एक साइड लिए हुए थे, अभी अगर बढ़ाएंगे तो कितना लेंगे? सॉरी, 2 मीटर लिए हुए थे एक साइड, अब उसको और बढ़ाएंगे तो कितना लेंगे? अब 3 मीटर का लेंगे। तो 3 मीटर अगर एक साइड का लेते हैं तो ब्रेथ में टोटल कितने टाइल्स आ जाएंगे? 2। क्लियर? और लेंथ में अगर बिठाना चालू करें तो ये 10 मीटर का है ना, 3 मीटर ये हो गया, फिर 3 मीटर ये हो गया, कितना हो गया? 6। फिर 3 मीटर ये हो गया, टोटल कितना हो गया? 9। और अभी भी 1 मीटर एरिया बच गया है। ठीक, अभी भी क्या हुआ है? 1 मीटर एरिया बच गया है। मतलब 3 मीटर के साइड वाला अगर टाइल्स हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग का जो एरिया है वो एक्स्ट्रा बच जा रहा है उसमें। क्लियर? इसका मतलब हम लोग उसमें 3 मीटर के ऊपर किसी भी नंबर वाला, किसी भी 3 मीटर से ज्यादा किसी भी नंबर के साइड के टाइल्स का अगर यूज करोगे तो वैसे ही उसमें जो लैंड एरिया रहेगा वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। रूम का जो एरिया रहेगा वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा बच जाएगा उसमें। क्लियर? तो हम लोग को उसमें कौन से नंबर का टाइल्स यूज करना पड़ेगा या कितने लेंथ का? इसके लिए 2 मीटर वाला यूज करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो लेंथ कितना है? 10, ब्रेथ कितना है? 6। तो 10 और 6 का अगर निकालोगे HCF कितना आ जाएगा? 2। और देख लो हम लोग टाइल्स भी इसमें कितने का बिछाए थे? 2 मीटर साइड वाले। क्लियर? सेम यही कॉन्सेप्ट तुमको यूज करने हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इसमें लेंथ कितना दिया हुआ है? 1872 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 1320 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला उसका क्या निकालोगे? HCF। HCF निकालने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? एक टाइल्स का साइड, एक टाइल का क्या हो जाएगा? वो साइड। अब समझो, जब भी नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आया हुआ है क्वेश्चन, इसका मतलब नंबर्स फाइंड करने हैं। जब भी नंबर्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें हम लोग को डिवाइड करना रहता है। तो डिवाइड किससे करेंगे? एरिया ऑफ रूम या कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड दिया है क्या क्वेश्चन में? तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ कोर्टयार्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल क्या आ जाएगा फिर? नंबर ऑफ टाइल्स। चलो तो ये वाले क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करवा देते हैं। देखो वो तो मेरे को पता है कि तू घर से सारा क्वेश्चन रट्टा मार के आया है। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहला रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड दिया हुआ है, HCF निकालना है तुमको किसका? HCF ऑफ 1872 एंड 1320। HCF इसका कितना आया?
और 24 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सो साइड ऑफ अ टाइल इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू 24 into 24 is equals to 6 centimeter square. So number of tiles equals to क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्या दिया हुआ है? रूम दिया कि कोर्टयार्ड दिया हुआ है? कोर्टयार्ड दिया हुआ है. डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल्स टू 2471040. हाँ 1872 मल्टीप्लाई बाय 1320 और डिवाइड बाय हो जाएगा 576 इक्वल्स टू फाइनल आंसर 4290. कितने टाइल्स यूज किए जाएंगे उस एरिया के कोर्ट यार्ड को पेव करने के लिए? वो तो तू अपने से होशियारी मारा था. मैं तो तेरे को क्लियरली बोला कि ये क्वेश्चन जो है वो मैं ना आज थोड़ा सा मैं काटा हूं, एलसीएम करके काटा हूं. एलसीएम ऊपर लिख दो ना, ऐसे करके काट लिया. एलसीएम अच्छा एलसीएम वाला तो भी एलसीएम ही. क्लियर हो गया? क्वेश्चन बन जाएगा. अब क्वेश्चंस जिसके पास बुक नहीं है इसका फोटो ले लो. नहीं फोटो ले लो. अच्छा ग्रुप में डाल देंगे. चलो इसको मैं ग्रुप में डाल देता हूं. चलो तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बना लिया हो तुम लोग? पूरा 16. ऊपर वाले का पूरा हो चुका है और नीचे वाले नए वाले बुक का नए वाले का 7 बन गया है, 12 बन चुका है. सर मेरे को 30 नहीं पता है, 13 बन 14 नहीं पता है. तो ये पुराने वाले का ये पूरा हो चुका है तो इसको मारो डिलीट. और कौन सा इसमें से देखना है तेरे को? चेक कर लो. उसमें का जो 16 है वो मॉर्निंग वॉक वाले क्वेश्चन है और उसमें स्टेप्स का मेजरमेंट करना है. तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बोला गया था उसमें एलसीएम निकालना है. उसमें तो 80, 85 और 90 सेंटीमीटर तीनों का निकाल दोगे एलसीएम. फिर क्या आंसर है वो? हाँ मैंने भी निकाला. क्वेश्चन 14 सेम है, 16 और 14 में सेम है. 14 और 16 दोनों बुक में सेम दिया हुआ है. हाँ वो अलग क्या दिया हुआ है? नंबर भी चेंज किया हुआ है और अलग भी दिया हुआ है. ऊपर वाला जो बुक है वो 2018 वाला क्वेश्चन है, मतलब कि 2018 वाले तक का क्वेश्चन है वहां पे. फिर 2019 और 2023 जो दिया हुआ है सीबीएसई वो न्यू अपडेटेड क्वेश्चन है. वो पुराने वाले में नहीं मिलेगा तुमको. क्वेश्चन तो वेट, अरे वेट, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग सारा कुछ देख चुके थे. अब उसमें एचसीएफ वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं दिए हुए हैं. ठीक नंबर चेंज करके बोलो ऐसा. नहीं, नए वाले बुक में दिया हुआ है तो मैं क्यों और नंबर चेंज करके बोलूं. तो नीचे वाले इसको निकालते हैं यहां से. इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये कल बना चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी कल बना चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 13 आज बनाना है. पढ़ो. डिवाइडेड करोगे क्या? प्लस 1 करेंगे एलसीएम में. एचसीएम सर आपको कैसे पता चलता है एचसीएम करना है? डिवाइडिंग लिखा हुआ है. डिवाइडिंग लिखा हुआ है. डिवाइड साइन एलसीएम का. क्वेश्चन में ऑन डिवाइडिंग लिखा हुआ है प्लस लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ है. इतने सारे तो वर्ड्स लिखे हुए हैं प्लस साथ में जो नंबर होगा वो इनको डिवाइड करने वाला है. इन नंबर्स को जब डिवाइड देगा तब रिमाइंडर बचेगा 1, 2 और 3. अब समझो इसमें थोड़ा सा, जब एलसीएम हम लोग निकाल रहे थे तो एलसीएम वाला इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो जो रिमाइंडर बचता है या जो भी नंबर हम लोग को उसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना रहता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स के एलसीएम निकालते हैं.
एलसीएम वाले क्वेश्चन में पहले क्या किया जाता है, पहले नंबर्स के एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद फिर जो रिमाइंडर रहेगा उसको या तो ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इंक्रीजिंग जैसे नंबर रहने वाला रहता है, जैसे कल वाले क्वेश्चन में 17 को सब्ट्रैक्ट किए हुए थे उसमें से, तो एलसीएम वाला अगर क्वेश्चन आया तो पहले क्या निकालोगे, एलसीएम, और उसके बाद उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना है। लेकिन एचसीएफ वाला जब क्वेश्चन आता है, एचसीएफ वाला जब क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, तो एचसीएफ वाले क्वेश्चन में पहले या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे और उसके बाद उसमें से निकालना है तुमको एचसीएफ। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि अगर 1251 को उस नंबर से अगर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, उसके बाद वाले को देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, और उसके बाद वाले को देंगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 3। तो सबसे पहला जो रिमाइंडर बच रहा है क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहला नंबर कितना है, पहला नंबर कितना है, 1251 -1, दूसरा नंबर कितना है 9377 -2, और तीसरा नंबर कितना है 15628 -3। इन तीनों को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0521, ये कितना हो जाएगा 5739, और ये 52651, ये आ गया। अब ये जो नंबर्स आ जाएंगे, अब इनके तुमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इनके क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आंसर है, निकालो एचसीएफ जल्दी, उसको कोने में लिखो कहीं पे। अरे उसको कोने में पहले कहीं पे लिखो कि जब एलसीएम निकालने, एलसीएम वाले जो क्वेश्चन रहते हैं पहले क्या किया जाता है, उसमें एलसीएम फाइंड किया जाता है, बाद में नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और एचसीएफ वाले क्वेश्चन में पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसमें। एचसीएफ में पहले ही सब्ट्रैक्ट, हाँ, एचसीएफ में पहले ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे जो बोला रहेगा उसी के हिसाब से उसमें क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। और एलसीएम में भी सेम केस है, क्वेश्चन के हिसाब से उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, बट पहले एलसीएम निकालना रहता है और बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना रहता है। नोट करके लिखो उसको। 13 हो गया, 13 हो गया सबका। अब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 1250, 9375 और 15625। इसका एचसीएफ जब फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 225, सॉरी 625, 625 हो गया। तो समझो, थ्योरम देखो, थ्योरम पहले थ्योरम्स देखो। जैसे एनसीईआरटी में तुम्हारा चैप्टर 1 में तुमको 2 थ्योरम्स पढ़ने हैं। पहला नंबर जो थ्योरम है, थ्योरम का पहले स्टेटमेंट पढ़ो फिर उसको समझाते हैं। किसी भी बुक में, आरडी में भी जो फर्स्ट थ्योरम दिया हुआ है वही है, वही है। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम बोलो। fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occur. ओके, चलो। तो थ्योरम 1 स्टेटमेंट इसका बुक से एक बार देख लेना, इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। तो थ्योरम 1 जो है इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बता रहा हूं,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब चीज सीखते हैं, ठीक। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि कोई सा भी एक कंपोजिट नंबर जैसे हम लोग लेकर के चलते हैं, मान लिए यहाँ पे जैसे 12 ले लिए, या फिर एक अगला नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 15 ले लिए, तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्टिव फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक। 12 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको 12 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके, पहले जैसे 2 से डिवाइड दे तो 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा, ये कितना हो जाएगा 2। पहले अगर 3 से डिवाइड किए तो 3 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। इसका मतलब हम लोग दोनों ही फॉर्म में इसको और भी कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, मतलब थ्योरम ये बोल रहा है कि उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। जो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसमें जो प्राइम नंबर्स रहेंगे उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 2 3 तब भी इसका वैल्यू सेम आएगा, 3 2 2 तब भी इसका वैल्यू सेम आएगा, ठीक। और सारे जो कंपोजिट नंबर रहते हैं अपना खुद का क्या रखते हैं, ऐसे ही प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट, जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होते हैं सभी के क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब सभी का क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आया इतना, क्लियर। तो 15 जैसे है तो 15 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, मतलब प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। वैसे ही 12 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर इतना। वैसे ही क्या हो जाएंगे, सारे नंबर से क्या हो जाएंगे, ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर से वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, मतलब यूनिक है, सभी नंबर के लिए यूनिक है। इतने में किसी को डाउट? तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोल रहा है, समझ में आया? फंडामेंटल थ्योरम इधर किसका, इसका यूज जो हम लोग देखे हुए थे 6 टू द पावर n वाले क्वेश्चन। तो 6 टू द पावर n वाले क्वेश्चन जो थे इसमें क्या था, 6 टू द पावर n, इसको हम लोग फैक्टराइज किए हुए थे क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर n। मतलब कि 6 का जो फैक्टर है ये एक बार अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया है, इसके अलावा इसमें और कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं आने वाले हैं। और हम लोग देखे हुए थे उसमें कि अगर किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है अगर उसको 0 होना है तो उसमें फैक्टर में क्या क्या होने चाहिए, एक 2 और एक कम से कम में क्या 5 होने चाहिए। तो इसका मतलब जब हम लोग 6 टू द पावर n को फैक्टराइज किए हुए हैं तो इसमें 5 कहीं पे नहीं आ रहा है। और थ्योरम क्या बोलता है कि सभी कंपोजिट नंबर के जो प्रोडक्ट ऑफ क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। इसका मतलब 6 के प्राइम फैक्टर में कभी भी क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो जो हम लोग वहां पे प्रूफ लिखे हुए थे नीचे में एक स्टेटमेंट उसमें लिख सकते हो, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, स्टेटमेंट लिख देना उसका कि सारे कंपोजिट नंबर जो रहते हैं क्या होते हैं, उनके यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं। सो 6 के प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आता है, और कोई सा भी नंबर जिसके वंस प्लेस में क्या हो, 0 हो, उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या आना चाहिए, 2 और 5 कंपल्सरली आना चाहिए। क्लियर इतना। और 6 के प्राइम फैक्टर में अगर 5 नहीं आ रहा है तो 6 के पावर में अगर n है तो n के किसी भी वैल्यू के लिए जो वंस प्लेस का वैल्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये तुम लोग थ्योरम लिख दोगे लास्ट में। इतने में कोई डाउट है? और क्लियर हो गया? फंडामेंटल थ्योरम का यूज यहां पे होता है। अब समझो नेक्स्ट थ्योरम जो है ये तुम लोगों का यूज वाला है। ये थ्योरम का यूज तुमको मे भी ना ही करना पड़े क्योंकि बहुत रेयर सिचुएशन है यहां से क्वेश्चन देता है सीबीएसई, ठीक। लेकिन सेकंड थ्योरम जो है यहां से आता ही है क्वेश्चन। चलो देखो थ्योरम जो है इसका नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, मान लो कोई सा भी एक प्राइम नंबर है p, मान लो कोई सा भी एक प्राइम नंबर है p, एक कंपोजिट नंबर है मान लो a, एक कोई सा भी कंपोजिट नंबर है, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर क्या है a।
ये हो जाएगा प्राइम नंबर और ये हो जाएगा पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। वही है कंपोजिट इंटीजर लिख देते हैं। चलो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो अगर p जो है p, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। बता रहा हूं, तो देखो थ्योरम ये बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं कितने का, 15 का ले लेते हैं, 15 का स्क्वायर ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब कोई सा भी एक ऐसा नंबर लो जो 15 को डिवाइड कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग उल्टा लेकर के चल रहे, 3 ले लो। तो 3 जो नंबर है, 3 अगर 15 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब किसको 225 को अगर डिवाइड करेगा, तो 3 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 15। 3 जो है इसको भी डिवाइड करेगा, 3 जो है 15 को भी डिवाइड करेगा। मतलब कोई से भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर कोई सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है, कोई से भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कोई सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है, तो उसके स्क्वायर रूट नंबर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। अगला वाला एग्जांपल समझो। ट्वेंटी 25 का स्क्वायर कितना होगा, इसको छोड़ो। 45 का स्क्वायर कितना होगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025, ये ठीक। अब ये नंबर जो है इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड देंगे तो ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। तो अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर जो है ये किसका स्क्वायर है 45 का स्क्वायर है, ये नंबर 45 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगर 45 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 45 भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो थ्योरम क्या बोल रहा है, कोई सा भी नंबर एक प्राइम नंबर p अगर हम लोग एज्यूम करके चलते हैं और a एक पॉजिटिव इंटीजर लेकर के चलते हैं, तो प्राइम नंबर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो प्राइम नंबर p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये मतलब वो जो नंबर लिए हुए हैं, जैसे यहां पे हम लोग 45 लिए हुए थे, तो 3 अगर 45 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 45 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर इतना। अब ध्यान से समझो, यहां पे तो मैं नंबर लेकर के समझा दिया। अब जब तुमको इसका स्टेटमेंट लिखना है तब ये नंबर्स वगैरह का यूज करना ही नहीं है, तब के केस में नंबर्स वगैरह का यूज करना ही नहीं है। तब उसको तुमको ए बी ऐसे ही फॉर्मेट में उसको तुमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो थ्योरम क्या बोल रहा है पहले बोलो, if p be a prime number, if p be a prime number and a be any positive integer, then if p divides a square, then p also divides a. X. If p divides a square, then p also divides a. क्लियर। ये है थ्योरम, और ये थ्योरम तुमको, अब ये मैं ओन वर्ड्स में लिखा हुआ हूं, तुम बुक के वर्ड्स में लिख सकते हो, अपने तरीके से बना के लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट इसका यही है। हाँ,
कॉन्सेप्ट इसका यही है। क्लियर हो गया इतना? ये जो थ्योरम है, इसी थ्योरम का हम लोग यूज करने वाले हैं किसी भी नंबर, रूट वाले किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, इन सारे नंबर्स को क्या प्रूफ करना रहता है? इरेशनल प्रूफ करना रहता है। क्लियर हुआ? तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो थ्योरम को ठीक तरीके से दिमाग में बिठा लो। अब याद करना है, याद कर लो, या तो ये समझा तो दिए, नंबर के हिसाब से बस उसको दिमाग में बिठा करके रखना। कोई सब एक एग्जांपल दिमाग में सेट कर लो, वही चीज दिमाग में अगर घुमा लोगे तो फिर इसका स्टेटमेंट लिख लोगे। लिख लो।